हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 3 के एमसीक्यू। चैप्टर 3 है दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। इनका सही क्रम जो है कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तुर्की शासक, उसके बाद खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश। ऑप्शन 3। तुर्की शासकों का जो टाइम था, तुर्की शासक जिन्हें हम गुलाम वंश भी कहते हैं, इनका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी। 1290 से 1320 ईस्वी तक खिलजी वंश का शासन रहा। उसके बाद 1320 से 1414 तक तुगलक वंश और 1414 से 1451 तक सैयद वंश का शासनकाल रहा था। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? गैरिसन शहर का निर्माण जो है वह विदेशी रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर होते थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था? तो वह सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं किबला। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। मस्जिद के किबला के आखिरी सिरे को ममसूरा कहते हैं और मस्जिद के आंगन को सहन कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगान शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो इसका प्रयोग जो है वह गुलाम के लिए होता था। गुलामों को फारसी में बंदगान कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। साथ ही इन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पद भी दिए जाते थे। उस समय के विद्वानों का कहना था कि सुल्तानों के लिए योग्य और अनुभवी गुलाम बेटों से भी बढ़कर होता है। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इक्ता कहलाते थे। सही कथन है। इन इक्ता को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। तो यह कथन जो है वह सही नहीं है, इन्हें इक्तेदार कहते थे। तो ऑप्शन 1 जो है वह सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, मुक्ति लोगों को इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था, जो कि सही है, ताकि मुक्तियों पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। यह भी सही कथन है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही है और कथन ए जो है वह कथन आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते थे। खराज जो है वह उत्पादन का 50% होता था और खुम्स लूट का धन होता था जो सैनिकों एवं राजकोष के बीच बांटा जाता था और ज़कात मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर होता था। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, जो कि सही कथन है। मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। यह भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वह सही हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? यह शहर दिल्ली में था। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण की नीति को लागू किया गया था और इसका उल्लेख बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए। सही है। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नकद वेतन देना तय किया। यह कथन भी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से परिचालित थी, जो कि सही कथन है। कारण आर, सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। तो यह कथन भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है और कथन आर जो है वह ए का सही स्पष्टीकरण है। रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी काकतीय वंश की शासिका थी।
रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। मध्यकाल में रानी दीदा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो रानी दीदा जो है वह कश्मीर की शासिका थी। इसी के साथ जो है आज का चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।